हाय एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बेहतर चल रही होगी और उसे और बेहतरीन बनाने के लिए आज का सेशन हम लेके आए जिसमें हम ज्योमेट्री में ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले दो सेशन हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो दो सेशन आपने देख लिए होंगे। नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लीजिए। उसमें हमने लाइन और एंगल्स के बारे में बात करी है और एक सेशन में हमने कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात करी है। ठीक है। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस पर बेस्ड सवाल आपसे पहले भी पूछे जा चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस टॉपिक से सवाल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और फिर बहुत सारे क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे, इसको अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया। ठीक है। इस ट्रायंगल का मैंने नामकरण कर दिया है। ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी। तो ये जो है ये आपके तीन वर्टिसेस हैं। ये जो है ये आपके तीन वर्टिसेस हैं। ठीक है। यहाँ पर ये आपके तीन एंगल्स हैं। ठीक है, ये तीन एंगल्स हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। अब इस एंगल के सामने जो आपकी साइड है इसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है। इस एंगल के सामने जो आपकी साइड है इसको हम स्मॉल बी से डिनोट करते हैं और इस एंगल के सामने जो आपकी साइड होती है इसे हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब इन्हीं तीनों साइड के बीच में एक रिलेशन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो आपकी ये जो तीन साइड्स हैं, आपकी जो तीन साइड्स हैं ए बी और सी, ये तीन साइड में से कोई भी एक साइड अगर मैं चूज कर लूं, मान लीजिए मैंने सी ले लिया, तो ये जो सी है ये बाकी दो साइड का जो सम होता है, यानी कि ए प्लस बी, या इन्हीं दो साइड का जो डिफरेंस होता है ए माइनस बी, इनके बीच में लाई करता है। इनके बीच में लाई करता है। ठीक है। तो आपको यहाँ पर समझना ये है कि भैया ये जो साइड सी है ये बाकी दो के सम से क्या होनी चाहिए? छोटी, और बाकी दो के डिफरेंस से क्या होनी चाहिए? बड़ी। तब जाके हम ये बोल सकते हैं कि भैया ट्रायंगल जो है वो बनेगा। ठीक है, ट्रायंगल जो है वो बनेगा। ठीक है। तो ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं है? अगर आपके पास में तीन साइड्स दी गई हैं, उनकी लेंथ आपको मालूम है और आपसे कोई पूछे कि भैया इन तीन लेंथ वाली साइड से क्या ट्रायंगल बन सकता है, तो आपको ये कंडीशन फुलफिल करानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि भैया आपके पास में मैंने वन, टू और थ्री, ये तीन साइड्स दे दिए हैं, इसकी लेंथ है वन, टू और थ्री, तो बताइए क्या इन तीन साइड को यूज करके हम कोई ट्रायंगल बना सकते हैं? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तीसरी साइड जो है वो तीन मान लेते हैं, बाकी दो का हमने सम निकाला, फिर उनका डिफरेंस निकाला, तो हमने देखा कि क्या ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो आपके मन से आवाज आनी चाहिए नहीं, ये फुलफिल नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर तीन और ये तीन आपस में बराबर है, जबकि ये तो बोल रहा है कि तीन तीन से छोटा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इन दो साइड का जो सम है वन प्लस टू, और यहाँ पर जो साइड थी थ्री, इसमें ये जो चीज है ये बड़ी होनी चाहिए थी, जबकि ये अभी हमारे केस में क्या आ रही है? बराबर। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने ले लिया तीन, चार और पांच। तो अगर मैं थ्री प्लस फोर करूं तो क्या आएगा? सेवन। क्या ये फाइव से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। अगर मैं फोर प्लस फाइव करूं तो कितना आएगा? नाइन। क्या ये थ्री से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। अगर मैं थ्री प्लस फाइव करूं जो कि आएगा एट, क्या ये फोर से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। तो दो साइड का जो सम आ रहा है वो इन तीनों केसेस में तीसरे साइड से क्या है? बड़ा है। और यही कंडीशन है, और यही कंडीशन है। ठीक है, यही कंडीशन है। ठीक है सर। अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस निकालता, यहाँ पर मान लीजिए मैं डिफरेंस निकालता, तो क्या होता? इसी सवाल में अगर मैं डिफरेंस निकालता, मैं बोलता भैया चार और तीन का जो डिफरेंस है वो एक है। ठीक है। पांच और चार का जो डिफरेंस है वो एक है। ठीक है। तीन और पांच का जो डिफरेंस है वो दो है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो साइड्स हैं ये डिफरेंस से क्या है? बड़ी है। जो भी तीसरी साइड है वो बाकी दो साइड के डिफरेंस से क्या है? बड़ी है। तो ये तो इसको फॉलो कर रहा है। हाँ सर, इसको फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई साइड आपके सामने है जिसकी लेंथ तीन, चार, पांच है, तो वो ट्रायंगल पॉसिबल है, वो ट्रायंगल बन सकता है। ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आपको। इसमें मेरे ख्याल से कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। पक्का? आगे बढ़ सकते हैं। तो सर हमने यहाँ पर क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर आपके पास में, है ना, अगर आपके पास में ट्राइंगल ए बी और सी है, ये साइड ए है, ये बी है और ये सी है,
तो यहां पर a प्लस बी जो होगा, b प्लस सी जो होगा, c प्लस ए जो होगा, ये हमेशा तीसरे साइड से तीसरे साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि सर दो साइड का जो डिफरेंस है, दो साइड का जो डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पर मॉड क्यों लगाते हैं सर? मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि अभी तो हमें मालूम नहीं है कि ए बी सी में कौन बड़ा कौन छोटा है ना? अभी हमें यहाँ तो पता ही नहीं है कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है। बट हम जब डिफरेंस निकालेंगे तो हम बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, है ना? तो अभी हमने फॉर सेफर साइड ए माइनस बी का मॉड ले लिया ताकि इसका जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव आए। तो ये हमेशा जो होगा, ये हमेशा जो होगा ये छोटा होगा तीसरे साइड से। तीसरे साइड से मतलब इस केस में सी, इस केस में बी, सॉरी इस केस में ए और इस केस में बी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो यही मैंने आपसे बोला था कि जो थर्ड साइड होगी, अब वो कुछ भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। ये बाकी दो जो आपके साइड्स हैं, बाकी दो जो आपके साइड्स हैं, ठीक है, बाकी दो जो आपके साइड्स हैं, उसके सम से क्या होना चाहिए सर? छोटा होना चाहिए। और जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है उससे क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। जो डिफरेंस है उससे क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल आप कर देते हो तो वो ट्रायंगल पॉसिबल है। वो ट्रायंगल क्या है भैया? पॉसिबल है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? पक्का? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, चले। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि कोई भी थर्ड साइड है, यहाँ पर कोई भी थर्ड साइड है, ठीक है, ये हमेशा सम से छोटी और डिफरेंस से क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है ना? डिफरेंस से बड़ी होगी और सम से क्या होगी? छोटी होगी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी है ना? डिफरेंस किसका? रिमेनिंग टू साइड्स। सम किसका? रिमेनिंग टू साइड्स। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? चलिए, तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि भैया आपके पास में साइड्स हैं 9, 16 और 23, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ क्या ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो बड़ी साइड है वो कितनी है सर? 16 और 23। 16 और 23 का जो सम आएगा वो कितना आएगा सर? 39। 16 और 23 का जो डिफरेंस आएगा सर वो आएगा 7। तो हमारी जो थर्ड साइड होनी चाहिए, है ना, वो 7 और 39 के बीच में होनी चाहिए। 7 और 39 के बीच में होनी चाहिए। तो क्या ये जो x है, हमारे केस में 9 है, तो क्या 9 7 से बड़ा और 39 से छोटा है? हाँ है, बिल्कुल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रायंगल पॉसिबल है। ये ट्रायंगल पॉसिबल है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि आपके पास में तीन साइड थी, 9, 16 और 23। आपने इन दोनों को जोड़ा, कितना आएगा? 25। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा सर? आपका 7, है ना? इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा सर? 7। तो यहाँ पर आपका जो साइड होना चाहिए 23, तीसरी साइड, वो 7 से बड़ा और 25 से छोटा होना चाहिए। क्या ये फुलफिल हो रहा है? हाँ फुलफिल हो रहा है। फिर अगर हमने इन दोनों को जोड़ा होता तो इनका सम आता 39 और इनका जो डिफरेंस आता वो आता आपका 7। ठीक है, तो यहाँ पर जो तीसरी साइड बच रही है वो 9 है। क्या 9 7 और 39 के बीच में लाई कर रहा है? बिल्कुल लाई कर रहा है। ठीक है, फिर अगर हम इन दोनों को जोड़ते तो यहाँ पर कितना आता आपका? 32। 23 में से 9 जाता, ठीक है, तो ये हो जाता आपका कितना? 40। तो यहाँ पर जो 16 है, क्या वो 14 से बड़ा और 32 से छोटा है? हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तीनों कंडीशन मतलब ये जो एक कंडीशन थी, ये तीनों साइड उस एक कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? पक्का? इसका मतलब ट्रायंगल पॉसिबल है। ठीक है, ट्रायंगल जो है वो पॉसिबल है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? पक्का? चलिए, अगर मैं आपसे बोलता हूँ, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि भैया आपके पास में साइड है 8, 20 और 30, ये आपके पास में साइड है, क्या आपका ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा? तो मैंने बोला यार ऐसा करो, सबसे छोटा और सबसे बड़ा ले लो आप यहाँ पर। इसका डिफरेंस कितना आएगा सर? 22। और इसका जो सम आएगा वो आएगा 38। यानी कि आपकी जो तीसरी साइड है, यानी कि जो 20 है, वो इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए। बट यहाँ पर ये फेल हो रहा है क्योंकि 20 22 से तो बड़ा नहीं होता, 38 से तो छोटा होता है, बट 22 से बड़ा नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ये फेल हो गया। अगर यहाँ पर कोई भी एक साइड, किसी कोई भी एक साइड
उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, तो फिर ये फेल हो जाएगा, ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? पक्का, कंफर्म है, क्लियर है? चलिए, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि भैया एक साइड है 15, एक साइड है 24, एक साइड है x, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अच्छा, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने पॉसिबल? ठीक है, नंबर नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल। अब नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल का मतलब क्या है? नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल का मतलब क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये तीसरी साइड है x, ये बाकी दो के सम यानी कि 39 से छोटा और इनके डिफरेंस यानी कि 9 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यानी ये जो x है ये क्या हो सकता है? 9 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 10 हो सकता है? हाँ। 11 हो सकता है? हाँ। 12 हो सकता है? ऐसे करते करते। क्या 39 हो सकता है? नहीं हो सकता। 38 हो सकता है? हाँ हो सकता है। यानी इस x की वैल्यू 10, 11, 12, है ना, ऐसे करते करते 38 तक कुछ भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ट्रायंगल आपका क्या बनेगा? एक ट्रायंगल बनेगा आपका कितना? 15, 24, ये दो साइड तो फिक्स थी, तीसरा एक साइड हो गया 10, तो एक बार 10 आएगा, इसमें एक बार 11 आएगा, एक बार यहाँ पर 12 आएगा, ऐसे 13 आएगा, ऐसे करते 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 यहाँ पर 38 तक जाओगे। बाकी दो साइड्स तो आपके पता ही है आपको, है ना? तो ये कितने ट्रायंगल पॉसिबल है ये आपसे पूछ रहा है। तो उसको निकालने का तरीका ये है कि यहाँ पर 38 लास्ट वैल्यू है, 10 फर्स्ट वैल्यू है, इसका डिफरेंस निकाल लो। ये हो जाएगा 38 माइनस 10 अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल आ जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा सर? 29। जो कि कितना आ जाएगा सर? 29। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? ठीक है, अच्छा, अब इसको निकालने का ना एक तरीका और भी है। इसको निकालने का एक तरीका और भी है। अगर कभी हमसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि बताओ कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, तो जरूरी नहीं कि हम ये कंडीशन फुलफिल करा के चेक करके ही आंसर बताएं। हमारे पास एक और तरीका है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, बट पहले आप ये चीज क्लियर करो कि ये चीज आपको क्लियर हो गई क्या, है ना? कि हमारे पास दो साइड्स थी, है ना? तीसरी साइड जो है वो इनके सम से छोटी और डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए। तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या है? 10, 11, 12 से लेकर 38 तक कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर ये नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ रही हैं? 29 आ रही हैं। तो अगर ये नंबर ऑफ साइड्स 29 आ रही हैं, तो इस साइड के साथ में अगर इन दो साइड को मिलाकर ट्राइंगल बनाएं, तो टोटल 29 ट्राइंगल पॉसिबल होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब इसमें एक और तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपके पास 15, 24 और x ये आपको दिया गया था, और आपसे पूछा गया था कि नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स बता दीजिए, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल बता दीजिए। तो आपको करना क्या है कि आपको जो साइड्स गिवन है ना, आपको जो साइड गिवन है उसमें से स्मॉलेस्ट ढूंढ लो कौन सी है। तो आप बोलोगे सर स्मॉलेस्ट तो इसमें 15 है। अभी आपको जो गिवन है उसकी बात कर रहे हैं, जो गिवन है उसमें स्मॉलेस्ट कितनी है सर? उसमें 15 है। ठीक है, तो जो शॉर्टकट है, ठीक है, जो शॉर्टकट है नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल का, वो ये है 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड माइनस 1। तो यहाँ पर 2 इंटू स्मॉलर साइड कितनी? 15, माइनस 1 करेंगे यानी कि 30 माइनस 1 करेंगे, तो यहाँ से कितना जाएगा? 29। तो आप देख लो यहाँ पर आपके जो नंबर ऑफ ट्राइंगल बन रहे थे वो कितने बन रहे थे? 29। वो आपने यहाँ पर इस शॉर्टकट से निकाल लिया। ठीक है, तो कभी भी अगर सिर्फ इतना सा पूछता है कि नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल बता दो, तो आप ये चेक ही मत करो कि ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा, है ना? अगर उसने पॉसिबल ट्राइंगल पूछा है, ठीक है, तो ट्राइंगल बनेगा तभी वो पूछ रहा है, तो आप तो सीधे ये लगा सकते हो, सीधे ये लगा सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? पक्का, ये क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? नहीं? चलिए, तो अब अपन सीधे सवालों पर जंप करते हैं। अब आपके सामने सवाल आ चुका है, और सवाल लिखा हुआ है कि इफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, है ना, इफ द टू साइड्स of triangle are 876 centimeter and 678 centimeter, and third side is an integer, then find number of different triangle possible। तो अगर number of possible triangle पूछा है, तो सर ने बताया था 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड, इन दोनों में स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है? 678, माइनस 1 कर दीजिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1356 माइनस 1, यानी कि 1355। ठीक है, 1355। ठीक है,
ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, सीधे उसने पूछा है नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल बता दो, तो आपको सीधे क्या करना है, 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1 करना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपसे सवाल में पूछ रहा है कि find the sum of perimeter of all the triangle formed from the side 14, 25 and x centimeter which where x is an integer, अब आपको यहाँ पर समझना है कि भैया यहाँ पर आपसे बोल रहा है सम ऑफ पेरीमीटर। तो आपको पेरीमीटर के लिए ट्रायंगल की साइड्स पता होनी चाहिए, साइड्स के लिए आपको तीसरी साइड भी तो पता होनी चाहिए। अब तीसरी साइड तो आपको पता ही नहीं है, तीसरी साइड तो आपको पता ही नहीं है, तो वो साइड तो आपको पता होनी चाहिए। कैसे करेंगे फिर? तो मैंने कहा देखो ऐसा है कि ये जो तीसरी साइड है x, ये इन दोनों के सम से छोटी होनी चाहिए यानी कि 39 से छोटी होनी चाहिए, और इन दोनों के डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए यानी कि 11 से बड़ी होनी चाहिए। यानी कि x की वैल्यू 11 और 39 के बीच में होगी, बट 11 और 39 नहीं होगी। इसका मतलब x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो गई, 12, 13, 14, ऐसे करते करते हम क्या ले सकते हैं, 38 ले सकते हैं। यानी कि ये कितनी वैल्यूज होंगी सर, ये 38 -12 अपॉन कॉमन डिफरेंस +1, तो ये कितनी हो जाएंगी सर आपकी, 27 वैल्यूज होंगी, है ना। 27 ऐसे ट्राइंगल बन सकते होंगे। तो अगर सिर्फ यहाँ पर पूछा जाता कि पॉसिबल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, तो वो कितने होते सर, 27 होता है ना। वो कितने हो जाते सर, 27 होते हैं, तो वो हम निकाल सकते थे 2 × 14 - 1 करके, है ना, 27 आ जाता। बट यहाँ पर ये नहीं पूछा, यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है पेरीमीटर का सम बता दो, जितने भी ट्राइंगल्स बन सकते हैं उन सब का सम निकालना पड़ेगा, उनके पेरीमीटर का सम निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ये समझ पा रहा हूँ कि सर देखो यहाँ पर ना एक ट्राइंगल बनेगा आपका, है ना, एक ट्राइंगल बनेगा आपका, ठीक है, जिसमें आपकी एक साइड 14 है, एक साइड 25 है, और एक साइड यहाँ से उठाएंगे 12, फिर एक साइड यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 25 है, एक साइड यहाँ से उठाएंगे 13, ऐसे करते करते चलेंगे आप, ऐसे करते करते चलेंगे। ठीक है, तो ये आपका 14 हो गया, ये आपका 25 हो गया, ये आपका 38 हो गया, ऐसे चलते रहेंगे, है ना। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि यहाँ पर इन सबका सम अगर यहाँ निकालते जाएं और फिर ऐड करें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसमें कुछ तो कॉमन पैटर्न होगा, वो क्या होगा कि 14 और 25 तो हर जगह होगा, हर जगह होगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे सर, 14 और 35 यानी कि 14 और 25 यानी कि 39 +12, ठीक है, 39 + 12 यहाँ भी आएगा, 39 + 13 यहाँ भी आएगा, 39 + 14 यहाँ भी आएगा, ठीक है, यहाँ भी आएगा, और ऐसे करते करते आप चले गए 39 + 38 तक। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर ये जो 39 है हर ब्रैकेट में आपको मिलेगा, तो ये 39 कितने टाइम्स आएगा, मैंने कहा 27 बार आएगा, तो 39 × 27 ये हो गया, प्लस यहाँ पर ये 12, 13, 14, ऐसे करते करते कहाँ तक चले जाएंगे अपन, 38 तक चले जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? मैं आपको बहुत ज़्यादा इसको डेप्थ में बता रहा हूँ ताकि किसी भी बच्चे को बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? चलिए, तो यहाँ पर इसको अब अपने को सॉल्व करना है, यहाँ पर अपने को इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे तो 1053 आपको मिल जाएगा। इसमें आपको सम करना है तो आपको ये मालूम होना चाहिए, सम का फॉर्मूला n/2 और a+l, जिसमें a का मतलब है फर्स्ट टर्म, l का मतलब है लास्ट टर्म। ठीक है, ये फर्स्ट और ये लास्ट, तो फर्स्ट और लास्ट का एवरेज ले लो इनटू नंबर ऑफ टर्म्स कर दो, ये आपका है नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे सर, 27 होंगे, ठीक है, अपॉन 2 फर्स्ट और लास्ट का सम कर दिया, ये आएगा 1053 प्लस 27/2 इंटू ये कितना हो जाएगा सर आपका 50। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1053 प्लस 675, जोड़ने पे कितना आ जाएगा 1728। तो आपसे क्या बोला था कि फाइंड द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स, तो जितने भी ट्रायंगल्स बन रहे हैं उनके पेरीमीटर का सम आपको निकालना था, आपने निकाल दिया। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक तो ये यूज हो गया ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ठीक है, दूसरा यहाँ पर यूज हो गया आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला, ठीक है, तीसरा यहाँ पर है आपका कैलकुलेशन। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब आपसे बोला ट्रायंगल एबीसी हैज इंटीजर वैल्यू साइड एक्स वाई जेड सच दैट एक्स इंटू जेड इज इक्वल टू 12। हाउ मेनी सच ट्रायंगल आर पॉसिबल? हाउ मेनी सच ट्रायंगल आर पॉसिबल? तो आपसे बोल रहा है कि भैया आपके पास में एक ट्रायंगल है एबीसी जिसकी जो साइड्स है वो इंटीजर्स हैं, है ना, साइड की लेंथ एक्स वाई जेड है। एक्स इंटू जेड करने पे 12 आ रहा है, एक्स इंटू जेड करने पे 12 आ रहा है। आपसे बोला कितने ट्रायंगल पॉसिबल? अच्छा, आपको नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है, शॉर्टकट पता है, वो क्या था? 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड माइनस वन, है ना। स्मॉलेस्ट साइड कौन सी जो आपको गिवन है उसमें। तो अब मैं बोलूँ एक्स इंटू जेड करने पे 12 कब कब आ सकता है? जब 1 इंटू 12 हो, जब 2 इंटू 6 हो, जब 3 इंटू 4 हो, तभी 12 आ सकता है। हाँ, अब इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन सा है? 1 है, तो 2 इंटू 1 माइनस वन। इन दोनों में स्मॉलेस्ट कितना है? 2 है, तो 2 इंटू 2 माइनस वन। इन दोनों में स्मॉलेस्ट कितना है? 3, 2 इंटू 3 माइनस वन। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? 2 माइनस वन 1, 4 माइनस वन 3, 6 माइनस वन 5। तो यहाँ से आपका जो सम आएगा वो आएगा 9। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल्स जो होंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल्स जो होंगे वो कितने होंगे सर? 9। नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल जो होंगे वो कितने होंगे? 9 होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की? नहीं? पक्का? यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? अच्छा, यहाँ पर ना एक छोटा सा कंसेप्ट है, यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो मैं आपको डिस्कस कर दूं कि आपका एक हो गया सर एक्यूट एंगल ट्राइंगल, है ना, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल, और एक हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। क्या फर्क होता है सर इसमें? क्या फर्क होता है? तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरह से बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरह से बनता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरह से बनता है। तो इसमें ये जो तीनों एंगल्स हैं ये आपके 0 से 90 डिग्री के बीच में होंगे। इसमें एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, और इसमें एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, बट 180 से छोटा होगा। ठीक है, तो ये तो एक्यूट राइट और ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में हम ऑलरेडी पहले से भी जानते थे, जब हमने पहला सेशन एंगल वाला जो देखा था उसमें हमने बात की थी। अब यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि मान लीजिए यहाँ पर ये वर्टिसेस है ए बी सी, है ना, ऐसा कुछ ये आपके वर्टिसेस हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है ना, यहाँ पर ये मान लीजिए ये आपका सी है, ये आपका ए है, ये बी है। यहाँ पर ये सी है, यहाँ पर ये ए है, यहाँ पर ये बी है। तो यहाँ पर साइड के बीच में कुछ रिलेशन होता है क्या एक्यूट राइट और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में? हाँ होता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है वो सी स्क्वायर से बड़ा होता है। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है वो सी स्क्वायर के बराबर होता है, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है वो सी स्क्वायर से छोटा होता है, जिसमें हमने सी को क्या माना है? सी यहाँ पर हमारी लार्जेस्ट साइड है। सी हमारी यहाँ पर क्या है? लार्जेस्ट साइड है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर अगर कभी किसी सवाल में आपको ट्रायंगल के बारे में ये जानकारी हो कि ये ट्रायंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है या राइट एंगल है, तो वहां पर आपको इस कंडीशन को भी फुलफिल कराना पड़ेगा, जो कि हम अभी तक नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको इस ट्रायंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता, आपको पता ही नहीं कि ये ट्रायंगल एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है या राइट एंगल है, और आपसे बोला भी नहीं गया है। यहाँ पर भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगा सकते, यहाँ भी हम कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगा सकते। बात समझ में आ रही है? तो जहां पर आपको कुछ कंडीशन लगाई जाएगी वहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल की कंडीशन क्या होती है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को लेकर, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को लेकर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सर एक तो कंडीशन ये हो गई कि जो आपकी तीसरी साइड है वो बाकी दो साइड के सम से छोटी और उन दो साइड के डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए। एक तो ये कंडीशन लगानी होगी हमें, और एक कंडीशन हमें ये भी पता होनी चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो इक्वल टू सी स्क्वायर है, ग्रेटर देन सी स्क्वायर है, या लेस देन सी स्क्वायर है। हाँ, ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए है, ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए है, और ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए है, और ये ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा उसके लिए। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया।
तो इस पे अगर हम क्वेश्चन करके देखते हैं, इस पे अगर हम क्वेश्चन करके देखते हैं, तो जैसे यहाँ पर सवाल में लिखा हुआ है कि साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4 5 6। तो आपकी जो साइड है ए बी और सी, उसका रेशियो है 4 5 और 6। तो साइड 4 5 6 भी हो सकती है, या जो भी होगी उनका रेशियो आपस में 4 5 6 का बन रहा होगा। आपसे बोल रहा है द ट्रायंगल इज, कि ट्रायंगल एक्यूट है, राइट है या ऑब्ट्यूज है, कैसे पता चलेगा? तो मैं बोलूंगा देखो ये दो साइड्स जो हैं ये इससे छोटी होगी, है ना। तो मैंने कहा 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। यहाँ पर कितना हो रहा है सर? 16। यहाँ पर कितना हो रहा है सर? 25। यहाँ पर कितना हो रहा है सर? 36। यहाँ पर ये कितना हो रहा है सर? 41। यहाँ पर कितना हो रहा है? 36। इसमें रिलेशन क्या आ रहा है? इसमें ये बड़ा आ रहा है, इसमें ये बड़ा आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो बड़ा है सी स्क्वायर से। और ऐसा तब होता है जब ट्रायंगल कौन सा होता है सर? एक्यूट होता है। जब ट्रायंगल क्या होता है? एक्यूट होता है। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? बताया हुआ है आपको, ठीक है, बताया हुआ है आपको, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर चर्चा करते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपके पास सवाल में आ गया कि थ्री एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल इज इन द रेशियो 3 4 5, देन ट्राइंगल इज। तो मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा डिस्कशन कर रहा हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, कि भैया जो ट्राइंगल का एरिया होता है, जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, है ना, कि अगर आपका एरिया सेम हो जाए, आपका एरिया सेम हो जाए, कोई तीन ट्राइंगल्स हैं, उनका एरिया सेम, उनका एरिया सेम है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि एरिया इंटू टू अपॉन यहाँ पर बेस कर देंगे, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका हाइट हो जाएगा, हो जाएगा। तो टू तो कांस्टेंट है, एरिया आपने सेम कर दिया, इसका मतलब हाइट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? बेस के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो गया? बेस के। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यार हाइट का रेशियो h1 h2 और h3 है, तो उसको अगर लिखना हो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/b1, 1/b2 और 1/b3। यानी कि हाइट का जो रेशियो होगा उसका उल्टा बेस का रेशियो होगा। इसी चीज को हम यहाँ भी बोल सकते हैं क्या, कि b1 b2 और b3 का रेशियो अगर आपको निकालना है तो आप 1/h1, 1/h2 और 1/h3 कर दो। क्या ये चीज क्लियर हो गई? क्या ये चीज क्लियर हो गई? हाँ या ना? ये कब पॉसिबल है? जब हमारा एरिया क्या होगा? कांस्टेंट होगा। हमारा एरिया क्या होना चाहिए सर? कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, चलिए। तो यहाँ से ये चीज यहाँ से हटाते हैं, ये चीज यहाँ से हटाते हैं। अब यहाँ पर इसका यूज कैसे होगा सर, वो देखिए। यहाँ पर आपके पास में हाइट का जो रेशियो है h1 h2 और h3, इसका जो रेशियो है वो 3 4 और 5 का है। तो बेस का जो रेशियो होगा, बेस का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 1/3, 1/4 और 1/5 का होगा, ठीक है। अब इसको अपन को क्या करना है? थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो हमने ये 3 4 5 का क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया, है ना। एलसीएम ले लिया किसका? 3 4 और 5 का, ठीक है। एलसीएम ऑफ 3 4 और 5 जो कि कितना आएगा सर? 60। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 1/3, 1/4 और 1/5 में 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से जो बेस है इसका जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका कितना? 20, वो आ जाएगा आपका 15 और वो आ जाएगा 12, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने मान लिया कि साइड्स जो हैं वो ए बी सी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में ये 12 हो गया, ये 15 हो गया और ये 20 हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ, अब मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पर अगर ये तीन साइड्स हैं, अगर ये तीन साइड्स हैं, तो इन तीन साइड के बीच में कुछ रिलेशन होगा, उससे हमें पता चल सकता है कि ट्रायंगल एक्यूट है, राइट है, ऑब्ट्यूज है या इक्विलेटरल है। तो तीनों साइड बराबर तो नहीं है, तो इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं? अब ये कर सकते हैं कि भैया 12 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर और यहाँ लिखा 20 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 225, ये हो जाएगा 400।
ये हो जाएगा आपके पास 369 और ये है आपके पास में 400। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये बड़ा है। इसका मतलब ये हो गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर। ऐसा कब होता है? जब ट्राइंगल ऑब्ट्यूज होता है। ट्राइंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, कुछ बच्चों को डाउट आ रहा होगा कि सर ये तो आप बेस बोल रहे थे, फिर ये आपने एबीसी साइड के ले लिया। देखो, अगर यहाँ पर ये मैंने ट्राइंगल बनाया, ठीक है, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इसके ऊपर, यहाँ से मैंने एक ड्रॉप किया इसके ऊपर, और यहाँ से मैंने ड्रॉप किया इसके ऊपर। मान लो ये जो साइड है ये कितनी है? ए है। ये जो साइड है ये कितनी है? बी है। और ये जो साइड है ये कितनी है? आपकी सी है। ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। तो यहाँ पर ये जो लेंथ है आपकी, ये जो लेंथ है, ये लेंथ आपकी H1 है, ये लेंथ आपकी H2 है, और ये लेंथ आपकी H3 है। तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि अगर मैं हाफ ए इंटू H1 करूंगा तो भी ट्रायंगल एबीसी का एरिया आ जाएगा। अगर मैं हाफ बी इंटू H2 करूंगा, बी इंटू H2 करूंगा तो भी ट्राइंगल एबीसी का एरिया आ जाएगा। और हाफ सी इंटू H3 करूंगा तो भी ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये ट्राइंगल का एरिया बराबर हो गया। हाँ, ट्राइंगल का एरिया बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? ए इंटू H1, बी इंटू H2, सी इंटू H3 आपस में बराबर हो जाएगा, है ना? तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना कि ये आपस में अगर बराबर है तो 1/2 1/2 1/2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या आएगा? ए H1, बी H2 और सी H3। तो यहाँ से अगर हम ए बी और सी का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा? 1/H1, 1/H2 और 1/H3। बात समझ में आ रही होगी। बस यही हमने यहाँ पर यूज किया है। यहाँ पर ए बी सी क्या है? ए बी सी इस हाइट के हिसाब से क्या थे? बेस थे, बेस थे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? पक्का? आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब आपसे बोल रहा था साइड ऑफ एन स्केलिन ट्राइंगल। तो इसने साफ साफ बता दिया कि ट्राइंगल कौन सा भैया? स्केलिन है। स्केलिन है इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? सी स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है ना, ये स्केलिन ट्राइंगल की कंडीशन हो गई आपकी, है ना? स्केलिन ट्राइंगल का मतलब क्या हो गया? एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनेगा, सीधी सी बात है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आपसे क्या बोला है? साइड कौन कौन सी है सर? साइड है आपके पास में 14, 22 और x। x इज एन इंटीजर, 22 इज लार्जेस्ट साइड। तो ये आपको बोला गया है कि ये लार्जेस्ट साइड है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि x लार्जेस्ट साइड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि उसने बोल दिया है कि 22 ही लार्जेस्ट साइड है। तो आपसे बोल रहा है व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। तो आपको x की जो मैक्सिमम वैल्यू है और आपका x की जो मिनिमम वैल्यू है उसका क्या निकालना है? एवरेज। आपको उसका क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो क्या निकालना है, क्या करना है, वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं सर? अब क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमने बोला कि ये जो आपका x है, पहले तो इन दोनों का जो सम है वो 36 है ना? इन दोनों का जो सम है वो 36 है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 8 है। तो आपका जो x है वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये लगा दी हमने। दूसरी कंडीशन ये है कि 22 जो है वो सबसे बड़ा साइड है। ठीक है, और बाकी दो का जो सम है, यानी कि 14 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, ये इस हिसाब से इन दोनों का सम इससे बड़ा होना चाहिए, तभी ये स्केलिन ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया सर? 484। ये हो गया सर 196। ये हो गया सर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन कितना आ जाएगा सर? आपका एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आ जाएगा इसका डिफरेंस। ठीक है ना? तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है आपका 288। इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 288। अब आपको सोचना है कि ऐसा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि एक्स स्क्वायर लिखा है, ऐसा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है जो 288 के आसपास है। तो 289 जो है, 289 जो है वो 288 के आसपास है और उससे बड़ा है। तो हमने बोला कि अच्छा, एक्स स्क्वायर जो होगा वो 289 के बराबर या उससे बड़ा हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पर लिखा हुआ है बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा परफेक्ट स्क्वायर जो 288 से बड़ा हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है, उसके नियरेस्ट हो। तो हमने कहा एक्स स्क्वायर जो होगा वो 288 के बराबर या उससे बड़ा होगा। इसका मतलब एक्स जो होगा वो 17 से बड़ा या उसके बराबर, यानी x की वैल्यू 17 या 17 से बड़ी होगी। x की वैल्यू 17 या 17 से बड़ी होगी।
अब हमने बोला कि यार एक्चुअली में हमारे पास ये भी एक कंडीशन है, ये भी एक कंडीशन है, तो क्या हम इन दोनों कंडीशन की मदद से ये बोल सकते हैं कि x की मिनिमम वैल्यू तो 17 होगी, x की मिनिमम वैल्यू तो क्या होगी सर, 17 होगी। हाँ सर। और इस ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड थी वो कितनी थी सर, इस ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी थी सर, 22 थी। तो x की जो मैक्सिमम वैल्यू है, x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 22 से तो बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप इसके हिसाब से जाने लगे तो आप बोलोगे सर एक्स की वैल्यू तो 36 से कम 35 हो सकती है, 35 नहीं हो सकती, क्योंकि इस ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड है वो कितनी है, वो 22 है। इसका मतलब एक्स की मैक्सिमम वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 21 ले सकते हैं। ठीक है। तो ये आपकी एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ गई। आपको इसी का क्या निकालना था, एवरेज निकालना था। तो आपको क्या करना है, 17 प्लस 21/2, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 38/2 विच इज इक्वल टू कितना, 19। तो ये आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। ठीक है, ये आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए फटाफट आगे बढ़ेंगे, फटाफट आगे बढ़ेंगे। अब आपके पास सवाल आ गया है कि द थ्री साइड्स ऑफ एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट बोल दिया भैया। अगर एक्यूट बोल दिया है इसका मतलब ये हो गया कि आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा ये सी स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशन ये आपको लगानी पड़ेगी भैया, ये कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है सर। फिर आपसे बोल रहा है कि साइड कौन सी है भैया, साइड है आपकी 15, 17 और x। तो इसका मतलब ये होगा कि x की जो वैल्यू होगी 15 और 17 के सम यानी कि 32 से छोटी, और 15 और 17 के डिफरेंस यानी कि 2 से बड़ी होगी। तो ये भी एक कंडीशन है जो फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक है सर, ये हो गया। x क्या है, इंटीजर होना चाहिए। आपसे बोला कितने ट्रायंगल पॉसिबल है। अच्छा अब यहाँ पर ना आपका x जो है वो 2 और 32 के बीच में होना चाहिए और इस कंडीशन को फुलफिल भी करना चाहिए। ठीक है सर। अब यहाँ पर हमें ये तो पता नहीं है कि कौन सी साइड बड़ी है ना। आप ये बोलो कि सर 17 सबसे बड़ी साइड होगी, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा उसने मेंशन नहीं किया, जैसा कि उसने एक सवाल में मेंशन किया था कि 22 लार्जेस्ट साइड है। यहाँ उसने नहीं बोला कि 17 लार्जेस्ट साइड है। तो अब क्या करें सर, तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि हम यहाँ पर केस बनाते हैं, केस वन। तो केस वन क्या है, जब हमने 17 को मान लिया है लार्जेस्ट साइड। तो अगर 17 को लार्जेस्ट साइड मान लिया है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर को फुलफिल करना चाहिए। तो हमने कहा भैया लार्जेस्ट साइड हमारा 17 का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका कितना होगा सर, 15 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर कितना होगा सर, ये हो जाएगा 289 माइनस 225, यानी एक्स स्क्वायर जो होगा वो आपका 64 से बड़ा होगा। अब एक्स स्क्वायर यानी कि कोई परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, यानी x जो है वो 8 से बड़ा होना चाहिए, x जो है वो 8 से बड़ा होना चाहिए, यानी x की वैल्यू 9 से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है, x की वैल्यू 9 या उससे बड़ी हो सकती है। ठीक है सर, ये समझ में आ गया यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं है। अच्छा सर ये तो केस वन था। अगर हम केस टू लगाते और उस केस में हम ये बोलते कि x जो है वो हमारी लार्जेस्ट साइड होती, तो क्या होता, फिर आपका 15 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर बड़ा होना चाहिए था एक्स स्क्वायर से, ये होना चाहिए था। तो आपने बोला सर एक्स स्क्वायर अगर यहाँ पर लेस देन है किससे, 225 और 289 के सम से, तो एक्स स्क्वायर लेस देन कितना हो जाएगा सर आपका, ये हो जाएगा आपका 514 से छोटा। इन दोनों का सम 514 आ रहा है। अब आपको सोचना है कि 514 से छोटा कोई परफेक्ट स्क्वायर है क्या। तो आपने बोला अच्छा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 514 से छोटा 484 आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये होगा कि एक्स स्क्वायर 484 के बराबर या उससे छोटा होगा। तो इस हिसाब से x की वैल्यू 22 या 22 से छोटी होनी चाहिए, x की वैल्यू 22 या फिर 22 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि अगर हम इसके हिसाब से और इसके हिसाब से चलें तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, 9, 10, 11 से लेकर लास्ट वैल्यू क्या ले सकते हैं अपन, 22 ले सकते हैं, 22 ले सकते हैं। तो मैंने बोला दो साइड तो फिक्स है, 15 और 17, तीसरी साइड या तो 9 होगी, 10 होगी, 11 होगी, या तो फिर ऐसे करते करते 22 तक जा सकते हैं अपन, है ना। तो कितने ट्राइंगल पॉसिबल हैं, है ना, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल यानी कि 22 माइनस 9 अपॉन कॉमन डिफरेंस 1 प्लस 1। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा सर, यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 14। तो 14 आपका आंसर होगा। अब यहाँ पर आप में से किसी बच्चे को अगर ये डाउट आ रहा है
कि सर अगर नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल उसने पूछा था हमसे, तो हमने ये क्यों नहीं किया कि इन दोनों में से जो सबसे छोटा था 2 × 15 - 1, तो आपका आंसर आता 29, जबकि आपका एक्चुअल आंसर कितना आ रहा है 14 आ रहा है। तो सर आपने ये क्यों नहीं किया? मैंने कहा वो इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर मुझे मालूम है कि ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये कंडीशन मेरे पास है तो इस कंडीशन को मुझे चेक तो करना पड़ेगा ना। इसको बिना चेक किए कैसे मैं अपना आंसर बता सकता हूँ? कोई इंफॉर्मेशन अगर आपके पास में है तो आप उसको बिना यूज किए अपने निष्कर्ष पे कैसे पहुंच सकते हो? तो इसका यूज तो करना पड़ेगा। सर पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले हमें कुछ दिया ही नहीं था। पहले हमें क्या बोलता था, 3 साइड्स देता था, एक की वैल्यू 15, एक की वैल्यू 17, एक की वैल्यू एक्स, और आपको बोलता था कितने पॉसिबल हैं। आपको ये बताता ही नहीं था कि एक्स जो है मतलब ये बताता ही नहीं था कि ट्राइंगल किस टाइप का है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट है, बताता नहीं था। तो हम इसके हिसाब से काम करते थे, इसके हिसाब से काम करते थे कि भैया यहाँ पर 31 और यहाँ पर 3, मिनिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं 3, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं एक्स की 31। तो 31 - 3/1 + 1 करके अपना आंसर बता देते, है ना, जो कि हमारा कितना आता था 29 ही आता था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमें यहाँ पर ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल वाली बात बोली गई है। ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल आ गया कि इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अब ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है इसका मतलब ए कंडीशन a² + b² < वाली लगानी ही पड़ेगी आपको, है ना, ये कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी। तो इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू इज ऑब्ट्यूज, एंगल क्यू इज ऑब्ट्यूज, इसका मतलब ये ऐसा कुछ है ना। इफ साइड पी क्यू इज इक्वल टू 11, क्यू आर इज इक्वल टू 15, तो आपको ये साइड जो है इसकी लेंथ क्या हो सकती है ना, मिनिमम पॉसिबल इंटीजर लेंथ ऑफ साइड पी आर, मिनिमम पॉसिबल लेंथ आपको बतानी है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि भैया 11 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर जो है वो लेस देन क्या होना चाहिए, c² होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा सर 121, ये हो जाएगा सर 225, लेस देन c² हो जाएगा। तो यहाँ से आपको वैल्यू कितनी मिलेगी सर, यहाँ से c² जो होगा वो ग्रेटर होगा आपका 346 से, 346 से। अब c² अगर 346 से बड़ा होना चाहिए, c² यानी कि कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो 346 से नियरेस्ट और बड़ा, बड़ा भी हो और उसके नियरेस्ट हो, ऐसा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? तो आप बोलोगे सर वो 361 है। इसका मतलब c² जो होगा वो 361 के बराबर या उससे बड़ा होगा। तो अगर c² 361 के बराबर या उससे बड़ा है, तो c की वैल्यू क्या होनी चाहिए 19 या 19 से बड़ी, है ना। तो c की वैल्यू क्या होनी चाहिए 19 या 19 से बड़ी। तो अगर आपसे कोई बोलता है c की मिनिमम वैल्यू बता दो, तो c की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी सर 19 होगी, है ना, c की मिनिमम वैल्यू, क्योंकि हमें मिनिमम पॉसिबल इंटीजर लेंथ बोला था किसकी, पी आर की। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपके पास सवाल आ गया इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल इसका मतलब a² + b², यहाँ पर ये c² से छोटा होना चाहिए। द लेंथ ऑफ साइड ऑपोजिट टू ऑब्ट्यूज एंगल इज k, यानी कि ये कुछ ऐसा कह रहा है कि ये साइड आपकी k है, एंड लेंथ ऑफ रिमेनिंग टू साइड इज 12 एंड 17, ये 12 और 17। ठीक है, हाउ मेनी सच ट्रायंगल आर पॉसिबल, आपसे बोला कितने ट्रायंगल पॉसिबल होंगे। तो मैंने ये चीज बोली कि भैया कि आपका ये जो के होगा, पहली बात तो ये 12 और 17 का जो सम है यानी कि 29 से छोटा होना चाहिए, और इनका जो डिफरेंस है यानी कि 5 से बड़ा होना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई सर। दूसरी कंडीशन ये वाली, तो आप ये बोलोगे सर कि 12 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर लेस देन c², c को अपन ने क्या बोल दिया यहाँ पर k बोल दिया, तो ये हो जाएगा k²। तो यहाँ पर 144 हो जाएगा, यहाँ पर 289 हो जाएगा, लेस देन k²। ये बोल सकते हैं कि k² जो होगा ये बड़ा होगा किससे, इन दोनों के सम, यानी कि 433 से बड़ा होगा। अब k² यानी कि परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, और 433 से बड़ा है, तो 433 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर जो है वो 441 है, 441 है। इसका मतलब k² जो है वो 441 के बराबर या उससे बड़ा होगा, यानी कि k जो होगा वो 21 के बराबर या उससे बड़ा होगा, k जो होगा वो 21 के बराबर या उससे बड़ा होगा। ठीक है ना। तो यहां से हमें समझ में आता है कि यार एक एक कंडीशन तो ये भी दी गई थी
और एक कंडीशन ये आ रही है। इसका मतलब k की वैल्यू जो होगी वो 21 से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है, बट 29 से तो छोटी होनी पड़ेगी उसको। 29 से तो छोटी होनी पड़ेगी। तो यहाँ से k की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या आ रहे हैं? एक आ रही है 21, एक आ रही है 22, एक आ रही है 23। ऐसे करते करते हम 28 तक जा सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर आपका आएगा 28 माइनस 21 अपॉन 1 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास में 8। तो 8 पॉसिबल ट्राइंगल यहाँ पर बन सकते हैं। अब यहाँ पर ये मत बोलना कि सर 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड, है ना, ये मैं बोल रहा हूँ 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1 क्यों नहीं किया आपने, है ना? वो इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वाली कंडीशन भी हमें लगानी पड़ेगी, हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की? आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं भाई साहब। तो ये हो गया आपका काम खत्म। ठीक है, ये हो गया भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपसे बोल रहा है कंसीडर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल विथ साइड 9, 21 and x centimeter. If 21 is the longest side and x is an integer, then how many such triangle exist? ठीक है सर। तो हमने बोला सर x की जो वैल्यू है वो 21 और 9 का सम 30 और उनका डिफरेंस 12 इसके बीच में होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए। ठीक है सर, ओके कोई दिक्कत नहीं। दूसरा उसने ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोल दिया है, इसका मतलब ये हो गया कि एक्स स्क्वायर जो होगा ये आपका बड़ा होगा। ठीक है, नहीं बड़ा एक्स नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें बड़ी साइड कौन सी 21 है। तो 21 और 9 और x, ये तीसरी साइड हमने x मानी है। 21 यहाँ पर लार्जेस्ट साइड है, ऐसा उसने पहले से हमें बोल दिया है। इसका मतलब ये हो गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर में ए हमारा क्या है मान लेते हैं एक्स स्क्वायर हो गया, बी हमारा कितना हो गया 9 हो गया, लेस देन सी हमारा 21 होगा, तो 21 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 441 माइनस 81। तो एक्स स्क्वायर जो आएगा वो लेस देन 360 आएगा। तो एक्स स्क्वायर यानी कि परफेक्ट स्क्वायर, कोई परफेक्ट स्क्वायर जो कि 360 से नियरेस्ट हो बट उससे कम हो, 360 से नियरेस्ट हो बट उससे कम हो। तो आपको मालूम है कि 19 का जो स्क्वायर है वो 361 होता है और 18 का जो स्क्वायर है वो 324 होता है। और हमारा 360 जो है वो इसके बीच में लाई कर रहा है, बट हमें 360 से कम वैल्यू चाहिए, यानी कि हम 18 के स्क्वायर पे जाएंगे। यानी एक्स स्क्वायर जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू कितना होगा 18 का स्क्वायर, यानी एक्स जो होगा लेस देन और इक्वल टू कितना होगा 18। तो एक्स की वैल्यू 18 या उससे कम हो सकती है। ठीक है सर, बट सर यहाँ पर एक कंडीशन तो ये भी थी ना कि एक्स वैल्यू 12 और 30 के बीच में होनी चाहिए, और आप ये बोल रहे हो। तो इन दोनों को मर्ज करेंगे, तो इन दोनों को मर्ज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्स की वैल्यू 12 से बड़ी होनी चाहिए बट 18 या उससे छोटी होनी चाहिए। यानी एक्स की पॉसिबल वैल्यू कितनी है सर? 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है ना? यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने ट्राइंगल बन सकते हैं सर? 6 ट्राइंगल बन सकते हैं, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? कंफर्म? क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अब यहाँ पर सवाल है कि ए बी सी जो है, ध्यान से देखिएगा, ए बी सी जो है वो इंटीजर है और वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के साइड्स हैं। आपसे बोल रहा है ए इंटू बी करने पे 4 आना चाहिए, तो बताओ सी की वैल्यू क्या होगी? तो मैंने कहा देखो ए बी सी जो है ये आपके साइड्स हैं। ट्राइंगल कौन सा है सर? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। अच्छा, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो हमने मान लिया कि जो हमारा सी है, ठीक है, हमारा जो सी है वो हमारा बड़ा वाला साइड होगा। हमने मान लिया कि सी जो है ये हमारा लार्जेस्ट साइड है। ठीक है, लार्जेस्ट साइड है। तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो लेस देन सी स्क्वायर, ये भी फुलफिल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ठीक है सर, समझ में आ गया। हमने बोला सर ए इंटू बी करने पे कितना है सर? 4 आ रहा है। 4 कैसे कैसे आ सकता है? 1 इंटू 4 करने पे आ सकता है, 2 इंटू 2 करने पे 4 आ सकता है। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इस केस में जो सी होगा वो 4 और 1 का सम 5 और 4 और 1 का डिफरेंस 3। इस केस में जो हमारा सी होगा 2 और 2 4, 2 में से 2 गया 0। अब सी अगर इंटीजर है, क्योंकि उसने बोला है
कि ए बी सी इंटीजर है। सी अगर इंटीजर है तो 3 से 4 के बीच में ऐसा कोई इंटीजर आता ही नहीं जो 3 से बड़ा और 5 से छोटा हो। ऐसा कोई इंटीजर आता है क्या? आता है क्या? हाँ सर आता तो है। कौन? मैंने कहा 4 आता है। यानी कि सी की वैल्यू क्या हो सकती है सर? 4 हो सकती है। सी की वैल्यू क्या हो सकती है सर? 4 हो सकती है। ठीक है सर। अगर सी की वैल्यू 4 हो गई तो फिर दिक्कत है। फिर दिक्कत है। क्यों? क्योंकि फिर दो साइड्स बराबर हो जाएंगी। फिर दो साइड बराबर हो जाएंगी, है ना? तो सी की वैल्यू 4 हो सकती है क्या? मैंने कहा नहीं सर 4 तो नहीं हो सकती, है ना? 4 तो नहीं हो सकती। फिर हमने बोला कि अच्छा सी की वैल्यू 0 और 4 के बीच में क्या क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। इस केस में आपने बोल दिया सी की वैल्यू 4 भी हो सकती है। तो आपने बोला सर यहाँ पर बनेगा क्या? इस वाले केस में बनेगा क्या? इस वाले केस में बनेगा 1 4 4। इस वाले केस में क्या बनेगा सर? 2 2 1, फिर 2 फिर 3। 1 2 और 3। 2 2 2 2 2 3। ये बात समझ पा रहे हैं आप? ये बात समझ पा रहे हैं कि भैया दो साइड तो 2 2 हो गई, तीसरी साइड या तो 1 होगी या तो 2 होगी या तो 3 होगी। तो 2 2 1, 2 2 2 और 2 2 3। और यहाँ पर 1 4 और ये तीसरी साइड कितनी मान ली? 4 मान ली। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर ये सेटिस्फाई करें कि 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर इस कंडीशन को क्या फुलफिल कर रहा है? क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल करवानी है अपने को, तो ये तो नहीं कर रहा। इस केस में अगर हम देखें 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन 1 का स्क्वायर, क्या ये फुलफिल कर रहा है? इसको नहीं कर रहा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इस केस में तो तीनों साइड बराबर है, तो ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कैसे हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता। इस केस में अगर हम देखें तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ये हो गया 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सर आपका 4 + 4, 4 + 4 और ये हो गया 9। ये हो गया 8, ये हो गया 9। 9 बड़ा है? हाँ बड़ा है। इसका मतलब ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? हाँ कर रहा है। इसका मतलब ये आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल का साइड है। तो ट्रायंगल की साइड कौन कौन सी होगी सर? 2 2 और 3 हो गई। 2 2 और 3 हो गई, जिसमें से ये ए इंटू बी था क्योंकि इंटू बी 4 दिया था मेरे को। तो सी मेरा कितना हो जाएगा सर? 3 हो जाएगा। सी मेरा कितना हो जाएगा सर? 3 हो जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की? हाँ या ना? कर सकते हैं, है ना? तो सी की वैल्यू जो है वो 3 है ना? ना तो 1 है, ना तो वो 2 है, ना तो वो 4 है ना? सी की वैल्यू ना तो 1 है, ना तो 2 है, ना तो 4 है। सी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या है सर? 3 है। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की? नहीं। चलिए, लास्ट क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। ठीक है, इस टाइप का। इसके बाद ऊपर इसके बाद मैं आपको दो क्वेश्चन एडिशनल करवाऊंगा जो थोड़े से अलग टाइप के हैं, है ना? बट इस तरह के क्वेश्चन देखे गए हैं पेपर में, इसलिए मैं आपको वो भी करवा दूंगा। लैडर वाले क्वेश्चन हैं। तो जैसे ये सवाल है, पहले इसको करते हैं। ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। तो इसमें क्या बोल रहा है आपसे? इसमें बोल रहा है कि भैया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, साइड 8 है, 15 है और x सेंटीमीटर है, x इंटीजर है। आपसे बोला कितने ट्रायंगल पॉसिबल है। आपसे बोला कितने ट्रायंगल पॉसिबल। तो सबसे पहले तो ये समझ में आ गया कि x की जो वैल्यू है 8 और 15 का डिफरेंस 7 और 8 और 15 का सम 23, x की वैल्यू इनके बीच में लाई करेगी। ये हमारा फिक्स हो गया। बट अभी यहाँ पर हमें ये नहीं मालूम है कि इसमें से बड़ी साइड कौन सी है। 15 ही बड़ी साइड है क्या? ऐसा बोला है क्या? नहीं बोला। तो 15 भी बड़ी साइड हो सकती है, एक्स भी बड़ी साइड हो सकती है। ठीक है। तो हमने यहाँ पर केस बना दिया। तो हमने बोला केस 1 क्या है? जब हमने 15 को लार्जेस्ट साइड मान लिया। जब हम 15 को लार्जेस्ट साइड मान रहे हैं तो फिर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के हिसाब से क्या होगा सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा वो लेस देन सी स्क्वायर होगा। हाँ या ना? तो हमने बोला सर इस केस में फिर हमारा क्या होगा कि 8 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर जो होगा ये लेस देन कितना हो जाएगा सर? 15 के स्क्वायर से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सर 64 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन 225। तो एक्स स्क्वायर लेस देन कितना हो जाएगा सर? 161। अब एक्स स्क्वायर यानी कि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो कि 161 के नियरेस्ट हो बट उससे कम हो, तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर जो होगा वो लेस देन होगा आपका 144 या उसके बराबर भी हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर अगर 144 से छोटा या उसके बराबर है, इस हिसाब से फिर एक्स की वैल्यू या तो 12 है या तो उससे कम है। एक्स की वैल्यू या तो 12 है या तो उससे कम है। ठीक है सर, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो अगर हम इन दोनों को
इन दोनों को अगर हम मर्ज कर दें तो यहाँ से x की पॉसिबल वैल्यू क्या आ रही है कि x वैल्यू 7 से बड़ी होनी चाहिए थी, ये बोल रहा था 7 से बड़ी और 23 के बीच में होनी चाहिए थी, और ये बोल रहा है कि नहीं 12 से छोटी होनी चाहिए। तो अगर हम इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करा दें तो हमारी x की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, 8, 9, 10, 11 और 12। तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कि 5 ऐसे ट्राइंगल हैं जो पॉसिबल। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। केस 2 हम क्या बोल सकते थे कि हमारा जो x है वो हमारा लार्जेस्ट साइड है। तो लार्जेस्ट साइड है तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, लेस देन कितना होना चाहिए, x का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 17 का स्क्वायर, लेस देन x का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि x की जो वैल्यू होगी वो 17 से तो बड़ी होगी, है ना। ये ट्रिपलेट्स है ना, 8, 15, 17, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया। नहीं तो आप 64 प्लस 2 25, फिर 289 जो होता है वो 17 का स्क्वायर होता है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो x की वैल्यू 17 से बड़ी होगी, x की वैल्यू 17 से बड़ी होगी। बट हमने इसको और इसको फुलफिल कराना है, तो हमने बोला x की वैल्यू फिर 17 से अगर बड़ी होगी तो 18 हो सकती है, 19 हो सकती है, 20 हो सकती है ना, 21 हो सकती है, 22 हो सकती है, 23 से छोटी होनी चाहिए। तो ये हो गया, तो यहाँ से आपको 5 ट्रायंगल और बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो टोटल 5 ट्रायंगल यहाँ, 5 ट्रायंगल यहाँ। तो इस हिसाब से, इस सवाल के हिसाब से, इस कंडीशन के हिसाब से आपके 10 ट्रायंगल पॉसिबल। ठीक है, 10 ट्रायंगल आपके पॉसिबल है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब लास्ट के 2 क्वेश्चंस मैं आपको और करा रहा हूँ जो कि थोड़े से अलग हैं, बट इस टाइप के सवाल भी छोटे मोटे एग्जाम्स में देखने को मिले हैं, तो मैं आपको करवा देता हूँ। बेसिक पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, है ना, ट्रिपलेट्स का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सवाल को पहले पढ़ लेते हैं। तो सवाल में आपसे क्या बोल रहा है कि ए लैडर 15 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड इन ए रूम so as to reach a point 14.4 meter high on a wall, and on turning the ladder over the opposite side of a wall without moving the base, it reaches a point 4.2 meter high. What is the breadth of the room? तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है भाई कि ये कोई रूम है, ठीक है, ये कोई रूम है, और यहाँ पर कहीं पर लैडर का बेस है, लैडर का बेस है, ठीक है ना, और यहाँ पर कोई दीवार है, और यहाँ पर कोई दीवार है। ठीक है, जब हमने लेडर को इस दीवार पर टिकाया है तो ये कुछ ऐसा बन रहा है। तो इस लेडर की जो लंबाई है वो 15 मीटर है, और इस पॉइंट्स का इस बेस से जो डिस्टेंस है वो आपका कुछ 14.4 मीटर है, ऐसा उसने कहा। बट जब हम इसी पॉइंट्स से इसको यहाँ पर इधर ले आते हैं, इधर ले आते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर ये 4.2 मीटर की हाइट तक ही जाता है, 4.2 मीटर की हाइट तक ही जाता है। ठीक है सर, बट ये तो आपका कितना होगा, ये आपका 15 ही होगा, ये आपका 15 ही होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल, ठीक है। अच्छा, अब आपको मालूम है कि यार 15 का स्क्वायर माइनस 14.4 का स्क्वायर करेंगे तो ये साइड आ जाएगी, और फिर 15 का स्क्वायर माइनस 4.2 का स्क्वायर करेंगे तो ये साइड आ जाएगी। और ये जो है ये आपकी इस रूम की क्या है, ब्रेथ है, जो आपको निकालनी, ये आपको निकालनी। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखो। अब आप ये बोलो कि सर ये जो ट्रायंगल है जिसमें इसको मैंने 15 और इसको 14.4 माना है, मुझे ये साइड निकालनी है, ये आपका 90 डिग्री है। थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको 150 मान लूँ तो ये 144 हो जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे हो, ये 150 है तो ये 144 हो जाएगा। ये बात मानते हो आप? हाँ सर, बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो अब मैं 150 और 144 का एचसीएफ ले लेता हूँ। तो इन दोनों का एचसीएफ जो है वो है 6। तो 6 अगर एचसीएफ है तो ये 6 × 25 है, ये 6 × 24 है। तो ये जो होगा ये 6 समथिंग होगा। अब ये क्या होगा ये पता लगाना है। तो एक ट्रिपलेट है आपका 7, 24, 25 वाला। तो आपको 24 और 25 तो दिख रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये 7 होना चाहिए, यानी कि ये 6 × 7 होना चाहिए।
तो इसका मतलब ये अगर 150 है, ये अगर 144 है, तो ये 42 होना चाहिए। यानी कि ये लेंथ आपकी कितनी आ गई, 42 आ जाएगी। बट आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपने 15 को क्या बना दिया था, 150। 14.4 को क्या बना दिया था, 144, 10 टाइम्स कर दिया था। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिल रही है आपको, ये 10 टाइम्स ज्यादा मिल रही है। इसका मतलब इसको 10 से डिवाइड कर दो, तो यानी कि ये आ जाएगा 4.2। ये आ जाएगा 4.2। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज क्लियर होगी कि अगर ये 15 है, ये 14.4 है, तो ये 4.2 आया, है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ पर देखो, ये 15 है और ये 4.2 है। ये देखो 15 और 4.2, तो तीसरी साइड बाय डिफॉल्ट क्या आएगी, 14.4 ही आएगी। आप सॉल्व करके देख लो, 14.4 ही आएगी। अच्छा, तो इस हिसाब से ये वैल्यू 14.4 आ गई, ये 4.2 आ गई। तो हमारा जो ब्रेथ है वो कितना हो जाएगा, 18.6, है ना, 18.6। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल ट्रिपलेट वाला सवाल था, है ना। तो ये आपको करना था। अच्छा, कुछ बच्चे जो ये बोलेंगे सर ये तो बड़ा पता नहीं क्या लग रहा है, टफ टफ लग रहा है, तो आप ये बोलो, आप ये सोचो कि भाई आप मुझे एक चीज बता दो कि ये आपका 15 है, ये आपका 14.4 है, ये आपका एक्स है। ये जो x है, क्या ये 15 का स्क्वायर माइनस 14.4 के स्क्वायर के बराबर होगा? नहीं सर, इस पे स्क्वायर रूट भी लगाना पड़ेगा। ठीक है सर, लगा दिया। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 225। ठीक है, माइनस ये 14.4 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। तो ऐसा ना करें आप, ऐसा ना करें, आप इसको ऐसा कर लें कि ये एक्चुअली में लिखा हुआ है 15 माइनस 14.4, और ये लिखा हुआ है 15 प्लस 14.4। क्या ये बात समझ में आई? तो 15 में से 14.4 जाएगा तो कितना आएगा, 0.6, और ये आ जाएगा आपका 15, और ये 29.4। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? तो बस आपको इसको सॉल्व करना है। तो आप इसको लिख सकते हो कि यार ये 6 × 294 है, और इसका डेसिमल डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो ये सॉल्व करने पे आपको 4.2 आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? पक्का? आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे किसी बच्चे को अगर डाउट आ रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो वैल्यू आएगी, ये आएगी आपकी 1764 अपॉन 100। 1764 जो है वो 42 का स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर रूट 10 होगा। सॉल्व करने पे ये 4.2 आ जाएगा। ठीक है, तो या तो आप इस तरीके से जाओ, या तो जो मैंने आपको अभी इसके पहले बताया था उस तरीके से जाओ। ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ पर आपको ये परफेक्ट स्क्वायर निकालना आना चाहिए। ये 1764 जो है वो 42 का स्क्वायर है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास का। ठीक है, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है कि ए लेडर ऑफ लेंथ 65 मीटर इज रेस्टिंग अगेंस्ट ए वॉल। इफ इट स्लिप्स 8 मीटर डाउन, if it slips 8 meter down the wall, then its bottom will move away from the wall by x meter. If it was initially 25 meter away from it, what is the value of x? तो यहाँ पर कहानी ये है कि यहाँ पर ये आपका लेडर रखा हुआ, ये आपका लेडर, ये इनिशियल पोजीशन लेडर की है। ठीक है, इनिशियल पोजीशन लेडर की है। तो ये बोल रहा है कि ये जो है, ये लेंथ आपकी 25 है, ये लेंथ जो है ये आपकी 65 है। ठीक है, ये लेंथ आपको मालूम नहीं है, ये लेंथ आपको मालूम नहीं। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी इनिशियल पोजीशन। अब ये बोल रहा है कि ये जो लेडर है ना, ये लेडर थोड़ा सा स्लिप हो गया है, ये लेडर स्लिप हो गया। तो अगर ये लेडर स्लिप हो गया तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनिशियल पोजीशन ये थी इसकी, इनिशियल पोजीशन ये थी, और ये यहाँ पर था पहले, तो ये यहाँ से यहाँ खिसक गया, और ये यहाँ से यहाँ खिसक गया। तो हम इस लेंथ को मान लेते हैं कि ये जो लेंथ है ये आपकी एक्स है। ठीक है, ये जो लेंथ है, इस लेंथ को अपन मान लेते हैं कि ये एक्स है। या मेरे ख्याल से ये तो लेंथ आपको बोली गई है कि 8 मीटर डाउन गया है, तो ये तो हमको 8 दिया ही गया है, तो ये लेंथ आपकी 8 हो गई। ठीक है ना, ये लेंथ आपकी क्या हो गई, 8 हो गई।
तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी सर आपकी y-8 हो जाएगी। अच्छा, और ये जो लेंथ थी ये आपकी यहां से यहां तक पहले 25 थी। अब यहां से आप ना x इधर चले गए, है ना, उसने बोला है कि x मीटर अवे फ्रॉम दी वॉल बोला है। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आप पहले इस पोजीशन पर थे, आप इस पोजीशन पर थे, इस पोजीशन से खिसक के आप इस पोजीशन पर आ गए, 8 मीटर नीचे की तरफ आ गए, और पहले लैडर इस पोजीशन पर था, वो खिसक के इस पोजीशन पर आ गया, x मीटर अवे फ्रॉम दी वॉल हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, पक्का क्लियर है, क्लियर है ना, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं इस ट्रायंगल के हिसाब से, इस ट्रायंगल के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो आपका वाई स्क्वायर होगा ये 65 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर होगा, यानी कि ये 65 माइनस 25 होगा इंटू 65 प्लस 25 होगा। तो यहाँ से 65 माइनस 25 यानी कि 40, और ये हो जाएगा आपका 90, यानी कि हो जाएगा आपका 3600। तो ये वाई स्क्वायर की वैल्यू है। सॉल्व करने पे वाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 60। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, पक्का क्लियर हो गया। ठीक है सर, अगर वाई की वैल्यू आपके पास 60 आ चुकी है, तो यानी कि ये जो लेंथ है ये आपकी कितनी हो जाएगी, ये लेंथ आपकी हो जाएगी 52। ये लेंथ कितनी हो जाएगी सर, 52। अच्छा, ये लेंथ तो आपकी 65 ही रहेगी, ये तो चेंज होगी नहीं सीढ़ी की लेंथ। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये जो 52 है ना, ये 13 × 4 है, और ये जो 65 है ये 13 × 5 है। तो अगर ये 13 × 5 है, ये 13 × 4 है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब ये जो लेंथ होगी ये आपकी 3 4 5 के हिसाब से, अगर ये 4 है ये 5 है तो ये 3 होगी, यानी कि 13 × 3, यानी कि ये 39 होगी। इस 39 में से अगर ये 25 हटा दें, इस 39 में से अगर ये 25 हटा दें, तो ये आपके पास में 14 आ जाएगी। तो यही x की वैल्यू आपसे बोल रहा था निकालने, यही x की वैल्यू बोल रहा था वो निकालने। बाकी अगर आप ये 13 × 3, 13 × 5, 13 × 4 नहीं देख पाते हैं, तो आपको ये तो दिख ही रहा था कि ये लेंथ आपके पास 52 है, ये आपके पास में 65 है, और ये आपके पास में 25 प्लस x है। तो आप यहाँ पर ये बोल सकते थे कि भैया 65 का स्क्वायर माइनस 52 का स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे, तो जो भी आएगा वो 25 प्लस x के बराबर है। फिर इसको सॉल्व कर लेते और आपका आंसर आ जाता। बट ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा सोचना है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो सेशन है ये आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, आपको जो भी चीज़ें बताई गई हैं, समझाई गई हैं, सिखाई गई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, और अगर कोई भी डाउट रह जाता है, आपको कहीं पर भी किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट करके यहाँ, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप की लिंक दी गई है, उससे ज्वाइन करके वहाँ भी अपने डाउट पोस्ट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।